नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। 9 जून 2024 में रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकी हमले का मास्टरमाइंड ढेर हो गया है। पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मोस्ट वांटेड आतंकी अब्बू कताल सिंघी की हत्या कर दी गई है। शनिवार रात अब्बू कताल को मौत के घाट उतार दिया गया है। उसने भारत में भी कई बड़े हमलों को अंजाम दिया था। रियासी से पहले राजौरी हमले का मास्टरमाइंड भी अब्बू कताल ही था, जिसके बाद एनआईए ने उसे वांटेड घोषित कर रखा था। वो हाफिज सईद का करीबी भी माना जाता रहा है, जिसे फिलहाल मौत के घाट उतार दिया गया है। तो आपको बता दें, ये आज की बड़ी खबर पाकिस्तान से, जहां पर जो हाफिज शहीद है उसका करीबी मारे जाने की खबर आ रही है। ग्राफिक के जरिए आपको समझाएंगे। मोस्ट वांटेड अबू कताल ढेर हैं, लश्कर का करीबी है। पाकिस्तान में कल रात अज्ञात ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। पीओके की झेलम में हत्या कर दी गई है। और ये बहुत बड़ी खबर आज की। अज्ञात हमलावरों ने अबू कताल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है और इसके साथ साथ पीओके में बैठकर जम्मू कश्मीर में लगातार हमले करवा रहा था, साजिशें रच रहा था और आज फिलहाल उसका अंत हो चुका है। कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल था। न सिर्फ कश्मीर बल्कि जम्मू में भी अब उसके जो आतंकी हमले हुए थे उसका हाथ था। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता था, राइट हैंड माना जाता था। और यही वजह है कि जो हाफिज शहीद है वो उसका इस्तेमाल करता था। रियासी में 9 जून को जब बस पर हमला हुआ था उस समय भी उसका काफी अहम हाथ था। और इसके साथ साथ राजौरी में भी एक हमला 2023 में हुआ था, उसमें भी ये मास्टरमाइंड माना जाता था। हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं कि जो हमला हुआ है उस हमले में हाफिज शहीद भी मौजूद थे और वो भी जख्मी हो सकते हैं। कुछ पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं वो ये भी लिख रहे हैं कि हाफिज सईद को मार गिराया गया है। ये इस वक्त खबरें उड़ रही हैं, लेकिन अभी तक हाफिज सईद के नाम पर पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जो उनका राइट हैंड मारा गया है वो मारा गया है, ये बड़ी उपलब्धि भारत के नजरिए से इनडायरेक्टली से माना जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत सर, आप जुड़े, आपने समय दिया है। तो कैसे देख रहे हैं इस घटना को? हालांकि अभी तक ये खबरें चल रही हैं, पहले अब्बू कताल की खबरें सामने आई, उसकी आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है और आतंकी हाफिज सईद की खबरें भी उड़ रही हैं सोशल मीडिया पर। देखिए, अबू कताल एक बहुत ही ड्रेडेड टेररिस्ट था जो हाफिज सईद का राइट हैंड मैन माना जाता है। और जहां तक उसके हमले भारत पे का सवाल है, वो मास्टरमाइंड था 26/11 मुंबई अटैक्स का। उसके बाद हमारे यहाँ राजौरी डिस्ट्रिक्ट में डांगरी होता है, उसका मास्टरमाइंड था। फिर उसमें बटादूरियां होता है, उसका मास्टरमाइंड था। फिर कांडी होता है, उसका मास्टरमाइंड था। फिर उसके बाद देसा फॉरेस्ट में अटैक होता है, उसका मास्टरमाइंड था। फिर उसके बाद मोदी जी जब तीसरा 3.0 की शपथ ले रहे हैं तो 9 जून का रियासी का अटैक होता है। फिर उसके बाद ये सारी अटैक की जो सीक्वेंस है, ये कठुआ शिफ्ट करती है, उधर से बनी छत्रकला की तरफ करती है। तो इन सब हमलों का जो मास्टरमाइंड था, ये एक बहुत ही ड्रेडेड टेररिस्ट था। तो अच्छा है ये एलिमिनेट हो गया। अभी यहाँ पे सिर्फ जो खबरें आ रही हैं इसमें ये बताया जा रहा है। जी जी जी, बोलिए बोलिए। इसमें यह बताया जा रहा है, एक मिनट जरा। फिलहाल इस वक्त धीमान जी हमारे साथ बने हुए हैं, तकनीकी रूप से दिक्कत आ रही है, दोबारा से उनसे जुड़ेंगे, पूरी खबर लेंगे, पूरी बातचीत करेंगे कि कितना ये खतरनाक था और अगर हाफिज शहीद भी आज मारा गया है तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि हमारी सुरक्षा एजेंसियों की, जो हिट लिस्ट पे माना जाता था सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, और उसे मोस्ट वांटेड भी करार दिया गया था। धीमान साहब हमारे साथ वापस जुड़े हुए हैं। धीमान साहब, अपनी बात को पूरी कीजिएगा सर। मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो ये उसकी हत्या हुई है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स आ रही हैं। अभी यहाँ क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एक पॉसिबिलिटी हम पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं कि जो भी ड्रेडेड टेररिस्ट थे जिन्होंने भारत के अगेंस्ट काम किया था, वो आस्ता आस्ता एलिमिनेट होते जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक इशू बन गया हुआ था। पाकिस्तान का ये मानना था कि ये सारी एलिमिनेशंस भारत का रॉ करवा रहा है, परंतु भारत तो इसको बिल्कुल मना करता है कि हमने ऐसा कुछ नहीं करा। तो एक्चुअली में बताया ये जा रहा है कि दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि एक जो
पाकिस्तान के गुड टेररिस्ट हैं, जैसे हाफिज सईद की लश्कर तैयबा है या दूसरी तंजीमें हैं, तो उनमें आपस में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। क्योंकि ये जो हम इनको टेररिस्ट कहते हैं, बस पाकिस्तानी इनको सोशल वर्कर्स मांगते हैं, और इनकी बहुत सारी तंजीमें चल रही हैं और जमातें चल रही हैं जिनको पाकिस्तान इवन अवाम भी इनको ज़कात देता है। तो पैसे की इनके पास कमी नहीं है, तो बहुत सारा इनका क्लाउड बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे इंटर गैंग राइवलरी भी एक बड़ा मेजर इशू है। दूसरा इशू जो है कि हो सकता है कि जो बंदा आदमी आईएसआई के काम का नहीं रहा, तो आईएसआई उसको एलिमिनेट करवा रही है। अब यहाँ पे जो इन्होंने बताया है कि कल रात को हमला होता है एंड पूरा एरिया कॉर्डन्ड ऑफ है, तो इसमें ये ज्यादा सोचा जा रहा है कि शायद वो वहां पे हाफिज सईद शायद उसकी हत्या हुई है, क्योंकि जैसा सोशल मीडिया हैंडलर्स बता रहे हैं, तो आईएसआई ने उसको कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है ताकि आईएसआई की जो करेक्शन हाफिज सईद की जो मौत है उस पर पर्दा डाला जा सके। धीमान जी, क्या इसे ये समझा जा सकता है कि जो बीज बो रहा है वही उस पेड़ को भी काट रहा है? इस तरह की स्थिति पाकिस्तान के अंदर नजर उसमें कोई शक नहीं है। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो ये बीज है, ये 3 किस्म के बाड़े हैं। एक उन्होंने बीज बोए थे जो एंटी इंडिया कश्मीर को लेकर के करा, और जो हमारे को तंग करते हैं, जिनको वो सोशल वर्कर मानते हैं और उनको कहते हैं कि वो तो है ही नहीं। जब कभी यूएन डेजिग्नेटेड या यूएस डेजिग्नेटेड उनको टेररिस्ट घोषित किया जाता है, तो उनको जेल में डाला जाता है। जेल में नहीं डाला जाता है, उनको 5 स्टार होटल, 5 स्टार प्रिजन में रखा जाता है विद फुल कंफर्ट्स, और फिर थोड़ी देर बाद उसको छोड़ दिया जाता है। दूसरे वो लोग हैं जो पाकिस्तान एस्टैब्लिश के एंटी हैं, अफगान बैक्ड हैं, और वो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो है अलकायदा, वो है आईएस, केपी, आईएस। तो ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान के अगेंस्ट करते हैं। अब पाकिस्तान ने पहले इन सबको पाकिस्तान ने जन्म दिया, कुछ ऑपोजिट हो गए, कुछ उनके फेवर में आए। अब आम पाले हैं वो उनको खुद ही बाइट कर रहे हैं, तो वो अमेरिकन ने भी कहा था बड़ी देर पहले। और तीसरी जो तंजीमें हैं वो है बलोचिस्तान की, जो प्राइमरीली पाकिस्तान एस्टैब्लिश के अगेंस्ट हैं और चाइना के अगेंस्ट हैं, और बलोचिस्तान में अटैक करते हैं उनके पोर्ट्स के ऊपर या उनके सीपैक का जो कॉरिडोर्स हैं उनके ऊपर। तो अब यहाँ पे जो गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान लेके चलता है और उसका खामियाजा वो खुद भी भुगत रहे हैं। परंतु ये जो पर्टिकुलर चीज है, मेरे ख्याल में ये शायद पाकिस्तान में पहले भी हमने दाऊद इब्राहिम के बारे में सुना या मेमन के बारे में सुना, लेकिन कभी बोला गया कि मारा जा चुका है, ग्लोबल टेरर हो जाता है, तो इसका पता नहीं एग्जैक्टली कि क्या होगा। ठीक है, जो ग्लोबली टेरर फैल रहा था या जिसका जो पूरी दुनिया के अंदर ये टेरर देखा जा रहा था, उस एंगल से अगर देखा जाए तो ये कितनी बड़ी कामयाबी है खास तौर पर। और अगर हाफिज सईद का नाम भी आता है, क्योंकि ऐसे खबरें उड़ रही हैं कि वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, उनकी भी हत्या हो सकती है, लेकिन अगर वो भी होते हैं तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है आतंकवाद की समाप्ति की तरफ। और चूंकि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी तंजीम वो चलाते हैं वहां से बैठकर। देखिए, जहां तक ये हत्या का सवाल है, ये सिर्फ इतना ही है कि भारत के पर्सपेक्टिव से हम खुश हो जाएंगे कि भाई एक आदमी ने हमारे यहाँ किलिंग्स करी हैं, तो आज उसको जस्टिस मिल गया। परंतु अगर पाकिस्तान की तरफ से आप सोचे कि इसमें कोई कमी आई है, बिल्कुल नहीं, कोई कमी नहीं होगी। इनका एक आदमी मारा जाएगा, दूसरा आगे टेक ओवर करेगा। दूसरी चीज, जो इसका पैसा खर्चा है, वो खर्चा जो है वो पाकिस्तान के बजट में नहीं है, वो पाकिस्तान की जीडीपी का हिस्सा नहीं है। जितना भी खर्चा जो हो रहा है वो नारकोटिक्स से आ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान अफगानिस्तान से सटे हुए जो बॉर्डर से, जो वहां पे जितनी भी नारकोटिक्स की खेती होती है, वो पैसा सारा का सारा आईएसआई कंट्रोल करती है। तो पैसे की भी कमी नहीं है, पर्सनालिटीज की भी कमी नहीं है, मैन पावर की भी कमी नहीं है। तो अगर आप ये बोलें कि जस्ट बिकॉज कि हाफिज सईद मारा गया या अबू कातल मारा गया तो टेररिज्म में जम्मू कश्मीर में कमी आएगी, ऐसा नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धीमान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी, अपनी बहुमूल्य बातें बताने के लिए। बहुत बड़ी उपलब्धि है और हो भी सकती है, क्योंकि जिस तरह से इस आतंकी ने जम्मू कश्मीर में कई सारे षड्यंत्र रचे थे। रियासी में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था, उसमें मास्टरमाइंड बताया गया था। राजौरी में एक बड़ा हमला हुआ था। कश्मीर में कई सारे ऐसे हमले हुए थे जिसमें इसने कई साजिशें रची थी और सफलता हाथ लगी थी। आगे बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। जल शक्ति पीएचई के डेली वेजर हुंकार भरेंगे। 20 मार्च को डेली वेजर्स की काम छोड़ो हड़ताल होगी। 72 घंटों की हड़ताल की डेली वेजर्स की घोषणा। लंबे समय से डेली वेजर नियमित करने की मांग कर रहे हैं और यही वजह है कि वो इस वक्त अब आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं। जल शक्ति पीएचई के लोग या जो उसमें डेली वेजर्स लगे हुए हैं वो
72 घंटे की हड़ताल करेंगे। ये काम छोड़ो हड़ताल होगी, जो अपने आप में एक बड़ा कदम होगा। नियमित करने की मांग पिछले कई सालों से कर रहे हैं और एक लंबा आंदोलन भी पीएचई के डेली वेजेस की तरफ से चलाया गया था। उन्हें उम्मीद थी कि यहां पर जब पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी तो उन्हें जरूर उनको सुना जाएगा। तो आपको बता दें, ये एक बड़ी जानकारी है। जम्मू में ये बड़ा कदम उठाया गया है डेली वेजेस की तरफ से। उन्होंने कहा है कि 20 मार्च को एक लंबी हड़ताल करेंगे। 72 घंटों की ये हड़ताल डेली वेजेस की चलेगी, जिसमें काम छोड़ो हड़ताल रहेगी। यानी वो पूरी तरीके से इन 72 घंटों के लिए काम छोड़ देंगे और इसका असर कामकाज या फिर उनका जो डेली रूटीन में काम होते हैं उस पर पड़ेगा, सीधा असर लोगों पर पड़ेगा। तो वहां से सरकार को जगाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास डेली वेजेस की तरफ से किया जा रहा है। तो आपको बताना चाहेंगे, जल शक्ति पीएचई के डेली वेजर हुंकार भरेंगे। 20 मार्च को डेली वेजर्स की काम छोड़ो हड़ताल होनी है और 72 घंटों की यह हड़ताल डेली वेजर्स ने इसकी घोषणा भी कर दी है। लंबे समय से डेली वेजर अपनी मांग करते आ रहे हैं। राजेंद्र सिंह ताज यूनियन नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, जरा जानकारी दीजिएगा पहले राजेंद्र जी कि आखिर क्या आप करेंगे और क्या आपका पूरा जो कार्यक्रम है वो रहने वाला है, क्योंकि ये आज की बात नहीं, लंबे समय से आप अपनी मांगे उठा रहे हैं। देखिए, हम 22 जून 2022 से लगातार कंटिन्यू प्रोटेस्ट में हैं और सरकार हो या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, एलजी प्रशासन हो, हम अपनी मांगे उनके समक्ष रख रहे हैं और पिछले 30 साल का जो शोषण है उसको खत्म करने की गुहार लगा रहे हैं। ये 27 फरवरी को हमने एक पीसफुल मार्च किया जम्मू की सड़कों पे और सरकार का जो सेशन लग रहा था, असेंबली सेशन 3 मार्च से, हमने कहा सरकार वहां हमारे हक में रेगुलेशन घोषणा करेगी। लेकिन 7 मार्च को जैसे उमर साहब ने घोषणा कोई नहीं की, तो 10 मार्च को हमने प्रोटेस्ट प्रोग्राम जो सेक्रेटरी गिराव रखा था वहां पे हम पे लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद तमाम जम्मू के एमएलए या कश्मीर के एमएलए जागे और एक कमेटी बना दी। वो कमेटी हमें मंजूर नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार 2014 की कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट लागू करे और इस मसले को जल्दी हल करे। नहीं तो 20 मार्च रात 8 बजे से हम 72 घंटे काम जो हड़ताल पे जा रहे हैं। अगर जम्मू शहर के लोगों को या जम्मू प्रोविंस में पानी की दिक्कत होती है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी कितने हमारे लोग जुटेंगे सर इसमें? राजेंद्र जी, कितना लक्ष्य रखा है, क्योंकि ये बहुत पुरानी मांगे हैं और जायज भी हैं। क्या आपको उम्मीदें थी इस नई सरकार से, जो नई सरकार अभी अभी बनी है जम्मू कश्मीर के अंदर? शीतल जी, हमें 100% उम्मीद ये थी कि उमर साहब को दोबारा परमात्मा ने मौका दिया है कि डेली वेजर कैजुअल का भला करने का, क्योंकि 14 में उनके मुताबिक ये था कि फ्लड आ गया तो हम इनको रेगुलाइज नहीं कर सके। जबकि 58 से 60 साल परमानेंट एम्प्लॉइज की उस टाइम जो नौकरी थी कर दी गई, 2 साल उनकी नौकरी बढ़ाई गई, लेकिन हमें कुछ नहीं 2014 मिला। तो हमें ये उम्मीद थी कि पहले बजट में वो हमारे लिए कोई तोहफा देंगे। रमजान का पवित्र महीना, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं। इवन तक जो हमारा 72 या 75 महीने का पेंडिंग है वो भी नहीं। हमने ये भी कहा कि आप लेह लद्दाख पैटर्न पे जो 45,000 वेजेस मिल दिया, अगर आप ये कह रहे हो कि हम कमेटी की फाइंडिंग जब तक वेट करें तो तब तक हमारे लिए 72 महीने का पेंडिंग दे दो और उसके साथ साथ 45,000 जो ले को दे रहे हो उसी वजह से वेजेस दे दो। हम कुछ ना कुछ आपकी बात मानने को तैयार, लेकिन 6 महीने की कमेटी की रिपोर्ट हमें मंजूर नहीं है। बिल्कुल राजेंद्र जी, कई ऐसे लोग हैं जो आपके इस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड भी हो चुके हैं और वो सिर्फ डेली वेजेस के बेसिस पर ही रिटायर हो चुके हैं, यानी उनकी उम्र खत्म हो चुकी है और रिटायर्ड हो चुके हैं अपने अपने डिपार्टमेंट से। उनकी लाइबिलिटीज या फिर उनको कैसे आगे वो अपना खर्चा संभालेंगे, कैसे अपना परिवार चलाएंगे, ये भी अपने आप में एक उचित मांग है। क्या ये सही समय है? सरकार को इस पर फैसला लेना होगा। बिल्कुल शीतल जी, ये सही समय है। इलेक्टेड गवर्नमेंट, हम यूटी प्रशासन में, एलजी प्रशासन में जब प्रोटेस्ट करते थे, तमाम ऑफिसरों को ऑफ द कैमरा ये कहा जाता कि इलेक्टेड गवर्नमेंट आपका भला करेगी। तो हमें उम्मीद थी कि उमर साहब आए हैं। उसके साथ जो रिटायर वाला सवाल है, उन्होंने पूछा कि 60 साल का आधार कार्ड देके घर भेज दिया जाता है, लेकिन उसका जो पेंडिंग है, जो बकाया वेतन है, चाहे वो 4 लाख या 5 लाख, वो नहीं दिया जाता। उसके अलावा उसको कोई पेंशनरी बेनिफिट नहीं दिए जाते। वो अपने बच्चों पे भी लायबिलिटी बनता है। बच्चे कहते हैं आपने पूरी जिंदगी हमारे लिए कुछ किया नहीं, अब आप बुढ़ापे में हमारा बोझ बन गए हो। ये सारी दिक्कतें हैं, इसलिए हमने बहुत बार प्रशासन का, अगर आपको हमारी जरूरत नहीं है, ठीक है। राजेंद्र जी, अपनी मांगों को जरा कैटेगराइज करिएगा थोड़ा लोग, ताकि समझ पाएं कि आखिर आपकी मांगे क्या हैं और कैसे आप मांग रख रहे हैं। शीतल जी, हमारी ये मांग है 94 से लेके जी 2015 तक जितने लोग लगे हैं उनको
SRO 64 के तहत रेगुलाइज किया जाए। उसके बाद जितना पेंडिंग हमारा जम्मू का अगर 72 या 75 महीने का, कश्मीर का 17 महीने का, वो पेंडिंग दिया गया। PHE डिलीवरी की बात, कैजुअलिटी की बात करता हूं। उसके अलावा जो साथी रिटायर हो घर जा रहा, उसको सारे पेंशनरी बेनिफिट। चौथी डिमांड ये थी कि जो साथी ड्यूटी के दौरान जो डेथ, उसको हम शहीद कहते हैं, उसके परिवार के सदस्यों को SR 43 का एक परमानेंट जॉब दी जाए और उसकी बेवा को पेंशन दिया जाए। ये हमारी 4-5 डिमांड है, कोई बड़ी डिमांड नहीं। सरकार चाहे तो ये जल्दी से जल्दी पूरा कर सकती है। सरकार अगर 90 स्कॉर्पियो विधायकों लिए नहीं लेती। सरकार कुल कितने लोग हैं राजेंद्र जी, आखिरी सवाल है। PHE में जो लोग हैं 2014 में जो डाटा बना था वो 30,000 करीब था, 30-32, आज वो कम हो गया। और टोटल जो कैबिनेट सब कमेटी ने 2014 में जो लोगों की रिपोर्ट में आए थे 61,011 लोग थे, आज वो कम हो गए। आज वो डाटा जो उनका है वो डाटा 50,000 करीब है। सरकार चाहे तो 1-2 में इनको रेगुलाइज कर सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूनियन नेता इस वक्त हमारे साथ बने हुए थे, हालांकि हड़ताल का फैसला लिया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इनको कब राहत मिलेगी, सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे, ये आज की नहीं बहुत सालों से ये पेंडिंग मांगे हैं जिस पर विचार विमर्श किया जाना है। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत गुलशन ग्राउंड जम्मू में मैराथन 2024 और 25 रन फॉर फन का आयोजन किया गया। ADGP आनंद जैन ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य फिटनेस, अनुशासन और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। इस भव्य आयोजन में बड़ी संख्या में एथलीट, पुलिसकर्मियों और आम लोगों ने हिस्सा लिया। मैराथन में शामिल लोगों में भारी उत्साह और जोश देखा गया है। कठुआ में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से खनन माफिया एक्टिव हैं। आपको बता दें, सहार खड्ड के नजदीक पल्ला मोड़ पर अवैध रूप से स्टोन क्रशर चल रहा है, जिससे आए दिन लोग परेशान हो रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ये खनन माफिया रात में खनन को अंजाम देते हैं। कई बार लोग जिला सचिवालय के भी चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी संबंधित विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों के मुताबिक पिछले दिनों ही माफियाओं ने लोगों पर हमला किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ मशीनों को जब्त किया है, लेकिन लोगों की मांग है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। तो ये अवैध रूप से स्टोन क्रशर चल रहा है जो एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। उत्तीर्ण शर्मा कठुआ से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। उत्तीर्ण, क्या जानकारी है? और ये बताया जा रहा है कि अवैध रूप से वहां पर जो स्टोन क्रशर है वो चल रहा है, उस पर विभाग की तरफ से संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। हालांकि कुछ कार्रवाई हुई है, लेकिन तब भी लोगों की मांग है कि बड़े स्तर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी शीतल, जिस तरह से आपने कहा कि अवैध क्रशर चल रहा है, बिल्कुल सही बात कही आपने कि अवैध रूप से वहां पर क्रशर चल रहा है। की बात यह है कि DMO कठुआ को भी इसकी जानकारी होती है और जो गांव के लोग हैं वो कई बार जो है DC कठुआ से मिल चुके हैं, DMO कठुआ से मिल चुके हैं, परंतु कार्रवाई नहीं होती। उल्टा जो है गांव के लोगों को धमकी दी जाती है तेजदार हथियार से। मैं साफ तौर पर बताऊं, तेजदार हथियार से जो है गांव के लोगों को जो है वो घायल किया गया है। कई कंप्लेंट जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट तक भी पहुंची है। और पिछली रात ही जब ये खनन माफिया जो है जब खनन कर रहे थे तो स्थानीय लोगों ने जब उन्हें रोका तो उन पर जो है तेजदार हथियार से उन्होंने हमला किया। और इतना ही नहीं, बाद में जो है पुलिस वहां पर पहुंचती है, पुलिस को मामले को सुलझाती है, परंतु सबसे बड़ी बात है कि आखिर DMO कठुआ क्यों कार्रवाई नहीं करते। कई बार जो है हम आपको ये भी बता दें, DMO कठुआ वहां पर पहुंचते हैं परंतु सिर्फ और सिर्फ दिखावे की कार्रवाई होती है। हालांकि पिछले कल जब पुलिस पहुंची तो पुलिस के कहने के बाद ही DMO कठुआ ने अपने कुछ अधिकारी भेजे और उन्होंने एक ट्रैक्टर के साथ साथ एक JCB मशीन और 1-2 और मशीनें जो है वो जब्त की है। परंतु लोगों का कहना है जब ये पूरी तरह से इल्लीगल है, अवैध रूप से खनन हो रही है, तो फिर किसकी शय में जो है ये खनन माफिया, साफ तौर पर शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये खनन माफिया जो है लेकिन उत्तीर्ण सरकार तो बड़े बड़े मंचों से ये दावा कर रही है कि लीगल माइनिंग या जिस इस प्रकार की जो भी अवैध काम हो रहे हैं उनको रोकने का प्रयास जारी है, लेकिन कहीं जगहें ऐसी हैं जहां पर अवैध रूप से धड़ल्ले से कार्य चल रहे हैं, उन पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। क्या संलिप्तता है या क्या कोई ऐसा साथ है, सपोर्ट है जिस वजह से ये अभी भी चल रहे हैं?
देखिए अगर मैं इसकी बात करूं इलीगल माइनिंग के साथ ही एक और चीज जोड़ता हूं कि लोगों का कहना था कि जितनी भी ये गाड़ियां जाती है इनके नंबर प्लेट जो है वो सारे फर्जी होते हैं, इनके पास पर्चियां जो है वो भी फर्जी होती है। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जब चेक करता है तो पुलिस प्रशासन भी जो है वो क्यों इन्हें जाने देता है, क्यों इन गाड़ियों को नहीं रोकता है, क्यों अगर हम बात करें आरटीओ डिपार्टमेंट की, वो भी जो है जमीनी स्तर पर उतरकर आज तक उसने कार्रवाई नहीं की। हालांकि इन्हीं टिप्पर चालकों ने, इन्हीं डंपर चालकों ने अवैध खनन करके जो है, जब ये डंपर अपने बड़े बड़े डंपर लेके जाते हैं उसमें काफी ज्यादा मटेरियल भरा होता है और कई लोगों की जान तक ले ली। हमने अभी पिछले दिनों बताया था कि एक डंपर ने जो है, तेज गति का डंपर था जो ओवरलोड था, उसने जो है एक हरप्रीत सिंह नाम के वार्ड नंबर 12 के निवासी को जो है बुरी तरह से कुचल गया और उसकी मृत्यु होगी। फिर भी किस ऊपर की मिली भगत, लोगों का कहना है कि ऊपर से मिली भगत है जिसके कारण जो है ये उत्तीर्ण, अगर मैं गलत ना हूं तो शायद इसकी आवाज विधानसभा के अंदर भी उठी थी, विधायक ने इसकी आवाज उठाई थी विधानसभा के अंदर, सरकार को उस तरफ कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी, चिंता जाहिर की थी कि जो अवैध वहां पर जो खनन हो रही है उसके डंपर्स वहां से चलते हैं, उससे लोग हिट हो जाते हैं, कई लोगों की मौतें भी हुई हैं। तो क्या तुरंत इस पर संज्ञान होना चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा शीतल। अभी पिछले कल ही कठुआ के विधायक डॉक्टर भारत भूषण ने भी ये मांग रखी थी कि एक ही हफ्ते के अंदर 2 युवा जिनकी मृत्यु होती है वो भी डंपरों के कारण, और उसके बाद जो है सरकार को जो है क्यों एक्शन लेना चाहिए था। हालांकि जब हरप्रीत सिंह की मृत्यु हुई तो जिला प्रशासन ने यह कहा कि डंपर चालकों को जो है अनुमति नहीं दी जाएगी सुबह चलने की, परंतु अभी भी जो है ये डंपर चालक जो है बिना किसी से डरे हुए जब सुबह चल रहे हैं। तो फिर कहीं ना कहीं जो कठुआ विधायक डॉक्टर भारत भूषण ने असेंबली में यह मांग रखी है उस पर भी जो है सरकार जो है कड़ा संज्ञान बिल्कुल नहीं नजर आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उत्तीर्ण ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। कटवा से हमारे साथ हमारे सहयोगी ये जानकारी साझा कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में इलीगल माइनिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा और बड़ी चुनौती सरकार के सामने खड़ी है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पर रोक लगाई जाएगी और जो अवैध रूप से काम हो रहे हैं उनको खत्म किया जाएगा। लेकिन क्या अभी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा ताकि पूर्ण रूप से इस पर विराम लगाया जाए। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इस वक्त फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।